Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability, an HR practitioner and co-author of the book Winning It Together. द रंजीत कुमार शो में मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूं और आपको पता है कि जैसे हम बहुत सारे HR टॉपिक्स पे बात करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बात करते हैं, लेकिन आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसपे हमेशा एक इल्जाम है कि वो कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे बात होगी। तो हमने कहा कि क्यों ना ये टॉपिक सबके सामने रखा जाए और उसको डिस्क्लोज किया जाए और हर एक एम्प्लॉय का ये बेसिक राइट बनता है कि मेरा सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, मेरा कॉम्पनसेशन बेनिफिट स्ट्रक्चर क्या है और मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसके लिए हमने जो दावत दी है उनका नाम है मोहम्मद दानिश साहब। ये एचआर प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने 2 डेकेड्स एचआर फ्रेटर्निटी की खिदमत की है। इनसे आज हम बात करेंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पे बैंड्स कैसे बनेंगे, कॉम्पन बैंड स्ट्रेटजी क्या है। पेरोल अभी ऑपरेशनल नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्ट है। एक बिजनेस पार्टनर से लेकर बिजनेस की टॉप मैनेजमेंट सीनियर लीडरशिप से लेकर और आपका जो ऑफिसर लेवल का तबका है, इन सब के लिए कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स बहुत अहम किरदार अदा करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शो शुरू करने से पहले अगर आप रियल में कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स को समझना चाहते हैं और इसमें मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो दानिश साहब के कोर्स को लाजमी जरूर ज्वाइन करें ताकि आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकें और हेड ऑफ एचआर बनने की लीग का हिस्सा बन सकें। आइए जी स्टार्ट करते हैं आज का शो। तो दानिश साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और आपका एचआर से कैसे ताल्लुक पड़ा वो जरूर जानना चाहिए हमारे सुनने वाले आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू रंजीत एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और एचआर से कैसे ताल्लुक़ पड़ा, बड़ा स्टोरी सबके पास एक होती है लाइफ की सुनाने के लिए और सब कुछ और होता है। फॉर्चुनेटली जो स्टडी किया उसी फील्ड में काम कर रहे हैं पिछले कोई 16-17 ईयर्स। आई हैव बीन वर्किंग इन एचआर सिंस लास्ट 17 ईयर्स एंड आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइडास सेफ्टी। और जब वहाँ फर्स्ट टाइम लैंडिंग हुई जॉब की तो पहले ही दिन जो है वो पेरोल बनाने के ऊपर स्टार्ट कर दिया गया काम। तो स्टार्ट भी कॉम्पनसेशन बेनिफिट का इसी तरीके से हुआ कि स्टार्टिंग लोग मोस्टली जो है वो एचआर को समझते हैं कि हायरिंग एंड फायरिंग, और जो एक जहन में आता है फर्स्ट वर्ड एचआर के नाम से लिहाज से वो आता है कि जी हायरिंग एंड फायरिंग। तो हायरिंग एंड फायरिंग नहीं है एचआर, एक वास्ट फील्ड है और डिफरेंट जो फंक्शंस उसमें काम कर रहे होते हैं। बट फॉर्चुनेटली कॉम्पन बैंड और रिवॉर्ड स्पेशलिस्ट होने का ताल्लुक जो स्टार्ट हुआ फ्रॉम मेकिंग अटेंडेंस इन अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ से स्टार्ट करते 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 17 ईयर्स ऑल फेसिट्स ऑफ एचआर के अंदर काम किया, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एचआर ऑपरेशंस एंड कॉम्पनसेशन बेनिफिट। रिवॉर्ड से ताल्लुक और रिवॉर्ड से जो लगाव है वो इस तरह है कि आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ ब्रेन इंजीनियरिंग। तो मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी थी और मुझे नंबर्स और उससे बड़ा प्ले करने का एक शौक था कहना चाहिए। तो वो अभी तक चल रहा है और कॉम्पन बैंड और रिवॉर्ड्स के अंदर इसीलिए जो है यहाँ तक। तो सर मोस्टली एक कंपनी में बात की जाती है कि भाई आप कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स वाले से कोई बात नहीं करेंगे, 3 लोग अंदर कमरे में अलाउड हैं और विदाउट परमिशन आप आ नहीं सकते। तो आप कैसे अपनी बात, अपनी चीजें या जो अपने कॉन्सेप्ट्स है लोगों तक नीचे लेकर जाते हैं? और कॉन्फिडेंशियल का शोर हर लोग मचाते हैं, लेकिन आप अपनी कॉम्पनसेशन लोगों तक कैसे नीचे लेकर जाते हैं ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सकें और एचआर के पर्सपेक्टिव को और ज्यादा समझ सकें? आपका क्या स्टांस रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अब काफ़ी टाइम चेंज हो रहा है। जो कॉन्फिडेंशियल वाला एक टैग था कि जी वो एक रूम बंद होगा, लॉक होगा और वहाँ कोई जा नहीं सकेगा और उस तरीके से सैलरीज प्रोसेस हो रही होंगी या कॉम्पनसेशन बेनिफिट टीम काम कर रही होगी। नाउ पीपल वांट्स टू नो कि जी आप जो बना रहे हैं या जो कर रहे हैं या जो चीज़ भी आप उस कमरे में बैठ के कर रहे हैं, जो बना रहे हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगा वर्ड आपका। कर रहे हैं वो हमें भी पता चले लोगों को। तो इसलिए अब काफ़ी टाइम चेंज हो रहा है। एक टाइम था जो पर्सनल डिपार्टमेंट था, फिर वो टैग ख़त्म हुआ, वो एचआर डिपार्टमेंट आ गया और अब पीपल एंड कल्चर डिपार्टमेंट आ गया। तो नाउ अगर पीपल एंड कल्चर, तो पीपल शुड नो कि जी हमारे लिए इसमें क्या है। और कॉम्पनसेशन बेनिफिट के अंदर सबसे पहले जो पहली थीम आती है जिसमें कॉम्पनसेशन बेनिफिट टीम का जो मैनेजर हो या हेड हो वो खुद भी उसका अफेक्टिव होता है। और तो उसके लिए कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, तो सबसे पहले मेरे लिए उसमें क्या है, तो पीपल वांट टू नो। और सबसे
मेन चीज़ है कम्युनिकेशन। आप जो भी पॉलिसी बना रहे हैं कॉम्पनसेशन बेनिफिट, ठीक है आप बजट्स कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, बट लोगों के लिए उसके अंदर क्या है वो आप डेफिनेटली कम्युनिकेट करें। और मैंने ये आकर थोड़ा सा अपनी टीम के अंदर भी कोशिश की कि उसको ओपन रखा जाए और जो लोगों को जो चीज़ पहुंचनी चाहिए वो लोग तक पहुंचाएं। तारे साहब, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कहते हैं कि अगर आप हेड ऑफ एचआर बनना है तो सारे डिपार्टमेंट आप सीख लें, लेकिन अगर आपने कॉम्प एंड बैन नहीं सीखा तो शायद हेड ऑफ एचआर तो बन जाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो हेड ऑफ एचआर का कंप्लीट वर्जन ऑफ टाइटल है वो तो मिल जाएगा, लेकिन एसेंस नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि अगर एचआर के 5 फंक्शंस हैं, मैं भी ज्यादा हूं लेकिन कुछ नाम ले लेते हैं। एक टैलेंट एक्विजिशन का फंक्शन हो गया, एक हो गया टैलेंट मैनेजमेंट का, और जिसको हम दूसरा टर्मिनोलॉजी में आजकल जो इंगेज करते हैं वो एलएनओडी का फंक्शन हो गया, वो इसी का पार्ट हो जाता है। तीसरा पार्ट आप कह रहे हैं एचआर ऑपरेशंस का है। चौथा पार्ट कह लें कि भाई जो व्हीकल मैनेजमेंट है, ट्रेवल मैनेजमेंट है, वो भी एचआर का पार्ट बनने, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। तो एक पार्ट है आपका जिसको हम कहते हैं कॉम्प एंड बैन। सारे डिपार्टमेंट एक साथ और कॉम्प एंड बैन एक साथ, वो सब पे भारी है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या माजरा, ये हम आपसे जानना चाहिए। देखिए मोस्टली स्टार्ट का जो टाइम पीरियड था एचआर का, जो पर्सनल डिपार्टमेंट से एचआर के अंदर ट्रांजिशन हो रही थी, वो जो ये वाला पार्ट था वो फाइनेंस के पास था, पेरोल वाला पार्ट कॉम्पेन वाला फाइनेंस के पास था। और स्टिल कुछ कंपनीज के अंदर अभी भी ये वाला पार्ट जो है वो फाइनेंस के पास है। हाफ पार्ट एचआर के पास होता है और हाफ पार्ट जो है वो फाइनेंस के पास है। तो जो टैग लगा हुआ था वो यही लगा हुआ था कि जी कॉम्पेन बैन जो है वो सिर्फ फाइनेंस ही कर सकता है, और एचआर वाले बंदा जो है उसको कॉम्पेन बैन या पेरोल या कैलकुलेशन जो है वो नहीं आ रही होती, या टैक्स की चीज़ें नहीं आ रही होती। बट राइटली सेट के जी अगर आपको हेड ऑफ द एचआर बनना है या आपको टॉप पोजीशन पर जाना है तो यू शुड नो ऑल द फंक्शंस। बट कॉम्प एंड बैन क्योंकि बैकबोन है, वो इसलिए बैकबोन है कि जब भी कंपनी के अंदर कोई एंटर होता है या कंपनी से एग्जिट होता है तो दोनों का ताल्लुक कॉम्प एंड बैन से लाजमी होता है। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं कि आप कहते हैं कि जी मेरे पास क्या पैकेज होगा, मेरे पास क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या कॉम्पनसेशन होगा, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप एग्जिट कर रहे होते हैं तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के नाम पर जो एक पूरा एक प्रोसेस होता है वो भी आपको कॉम्प एंड बैन से ही निकल कर जाना होता है। डेफिनेटली आपकी चाहे L&D फंक्शन हो, चाहे आपका टैलेंट मैनेजमेंट हो, एचआर ऑपरेशन, सब में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और फंडिंग इन्वॉल्व होती है। तो कॉम्पनसेशन बेनिफिट के अंदर आप यही सारा काम बजटिंग, फंडिंग और पेमेंट्स अरेंज कर रहे होते हैं। तो वो सब चीज़ें जब आपको आ जाती हैं तो आप हेड ऑफ एचआर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और ईजी फील करते हैं कि जी मुझे ये वाला एरिया आता है। मोस्टली लोग नहीं जाते इस साइड पे और डरते हैं कि जी। तो मतलब यानी कि तमाम एचआर के डिपार्टमेंट्स हैं वो प्री रेक्विजिट हैं, और पेरोल और कॉम्प एंड बैन का जो डिपार्टमेंट है वो है इलेक्टिव टू बिकम एचआर, ये कह सकते हो। बिल्कुल ठीक है जी। तो आइए सबसे पहला सवाल आपसे करते हैं हम कि ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट को डील कर रहा होता हूँ मोस्टली CBM, बहरिया, सलीम हबीब और बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज में बात करते हैं तो उनके दिमाग में ये कि रिक्रूटमेंट सीख लूंगा तो एचआर बन जाऊंगा। लेकिन हम चाहते हैं आपके इस शो से, आपके इस टॉक से, व्हाट इज कॉम्पनसेशन, व्हाट इज बेनिफिट, और दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर वो आप बता देंगे तो मैं कहूंगा बहुत सारे स्टूडेंट का और बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कॉम्प एंड बैन परस्यू करना चाहते हैं, जो आपके कोर्सेज में उसको भी परस्यू करना चाहते हैं, तो पहली बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन जी सबसे पहले जैसे जो इसके नाम से जाहिर है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, तो उसको दो पार्ट में कर लेते हैं। कॉम्पनसेशन मीन्स जो आपके पास एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आप किसी भी जगह पर काम करते हैं उसके लिए आपको बेसिक जो अपना आप टाइम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव बीन हायर्ड फॉर द 8 आवर्स वर्क और 9 आवर्स जॉब, तो आप 8 या 9 घंटे के लिए अपना जो टाइम पीरियड वहाँ दे रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको क्या बेसिक सैलरी या कोई बेसिक पे मिल रही है, उसको कॉम्पनसेशन कहते हैं। उसके बाद जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं टू रिटेन यू, आपको जो रिटेन करने के लिए कंपनीज जो फ्रिंज बेनिफिट या जो एडिशनल बेनिफिट दे रही होती है, डेफिनेटली इस वक्त जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होता है सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर रहा। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं या लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो डेफिनेटली वेलबींग पर भी काम कर रही हैं और एम्प्लॉइज़ की सैलरी के साथ साथ ख्याल रखती हैं कि जी एम्प्लॉई ट्रैवल कैसे करेगा, अपने घर से निकल के ऑफिस तक कैसे आ रहा होगा और ऑफिस से फिर वापस जब घर जा रहा होगा तो और उसके बाद उसको वो पीस ऑफ माइंड हो जिसके साथ वो अपनी लाइफ भी बेहतर बना रहा हो। तो कॉम्पनसेशन तो आपका वो पार्ट है जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना टाइम दे रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट मिल रही होती है। और बेनिफिट्स वो एडिशनल अमाउंट, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये जब आप और डेप्थ में जाएंगे इस टॉपिक की तो आपको और मजीद पता चलता जाएगा। आपसे सिर्फ यानी कि वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, बट लेकिन आपके इस प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम है आज, इसके थ्रू अगर आपका जो कोर्स आ रहा है कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स मैनेजमेंट, अगर कोई स्टूडेंट वो कोर्स लेना चाहे तो उसमें आप किन किन एरियाज को टच करेंगे ताकि कोर्स लेने वाले को एक आसानी हो जाए
कि कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स कोर्स खत्म करने के बाद उनको क्या आउटकम्स मिलेंगे और क्या की टेक अवेज होंगे ताकि वो ज्यादा लर्निंग ले सके आपके प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है जी। मेरा अपकमिंग जो कोर्स है कॉम्पनसेशन बेनिफिट वर्कशॉप, वो वर्कशॉप का नाम भी इसीलिए दिया है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको मिले, जो उनको बेसिक नॉलेज है कॉम्पनसेशन बेनिफिट फंक्शन में काम करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो भी हो, और प्लस थोड़ा सा टच बेस उसको एडवांस नॉलेज का कि जी स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर क्या काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल कॉम्पनसेशन बेनिफिट के अंदर आप सर्वेस कर रहे होते हैं, सैलरी सर्वेस, आप इक्विटी मेजर कर रहे होते हैं कि जी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी क्या है मार्केट के अंदर, फिर आप जॉब इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर कोई ऐसी बेसिक चीज़ है और कुछ एडवांस लेवल की चीज़ है। सो यू वुड बी एबल टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन इन कॉम्पनसेशन बेनिफिट डिपार्टमेंट के जी आपको बेसिक भी उसकी नो हाउ हो और उसके बाद उसको आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल की भी नॉलेज हो, ताकि आपका जो एचओडी है, आपका जो सीनियर वो काम कर रहा हो, तो आप उसको असिस्ट कर सकें। एब्सोल्युटली। तो इस प्रोग्राम को अटेंड करने वाला कौन होगा? फ्रेश ग्रेजुएट होगा, प्रोफेशनल होगा, या कोई सीनियर प्रोफेशनल होगा, ताकि जब वो मुझसे पूछे या आपसे पूछे तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके कि इस कोर्स को कौन सी जो है वो प्रोफेशन के लोग मोस्टली और किस लेवल के लोग इस कोर्स को पढ़ बिल्कुल सकते ठीक है। इसमें मैंने जो डिज़ाइन किया है कंसल्टेंट के साथ मिलके और जो मेरे पार्टनर हैं, उसमें हमने ये रखा है कि ये थोड़ा सा मिड लेवल और मिड सीनियर लेवल के लोग हों, जो कि ऑलरेडी कॉम्पनसेशन बेनिफिट के अंदर काम कर रहे हैं, जिनकी नॉलेज है वो और पॉलिश करना चाहते हैं। तो मिड सीनियर लेवल और प्रोफेशनल्स जो कि आगे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं कॉम्पनसेशन बेनिफिट के अंदर, वो मेन टारगेट मार्केट है। हैं। एब्सोल्युटली यस। सर, आपने इस दरमियान बहुत सारी अच्छी टर्मिनोलॉजीज यूज की जो मैं याद रख पाया हूँ और जो लिख पाया हूँ। उसमें एक टर्मिनोलॉजी जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन से पहले एक वर्ड यूज किया आपने, जॉब एनालिसिस। तो पहले थोड़ी सी इस पे रोशनी डालते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या है और आपने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इस्तेमाल किया और उसके क्या फवायद थे जो एक यंग ग्रेजुएट आपसे सीख सकें जॉब एनालिसिस के बारे में। बिल्कुल ठीक है। देखें, जॉब एनालिसिस और जॉब एवैल्यूएशन बहुत हैवी टर्म्स लगती हैं सुनने में, और उसके बाद फिर लोग जो एचआर के लोग हैं वो थोड़ा सा उसको डरते हैं उसके पास करीब जाने से भी और एक्सप्लोर करने में कि यार कोई कुछ भला है ये। जॉब एवैल्यूएशन और जॉब एनालिसिस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं और उसको अलग अलग पार्ट में बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जो जॉब एनालिसिस है वो इट्स ऑल अबाउट कि ये जॉब कैसे परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ कंप्यूटर ऑपरेटर है, अगर वो अपना एक काम कर रहा है बैठकर, तो उसका वो प्रोसेस क्या है उस कंप्यूटर ऑपरेट करने का, वो एक जॉब एनालिसिस का पार्ट है। और जो आपका जॉब इवैल्यूएशन है वो है इट्स वर्थ ऑफ द जॉब, कि उस जो इवैल्यूएशन आप वो जॉब परफॉर्म कर रहा है कोई भी, वो उसकी मार्केट में क्या वर्थ है और आपकी कंपनी में क्या वर्थ है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जॉब एनालिसिस इज ऑल अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब प्रोफाइल, आपकी जो 3 मेन एलिमेंट आते हैं, और जॉब इवैल्यूएशन इज वर्थ ऑफ द जॉब, मार्केट में क्या जॉब है और वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी आपको क्या पे कर रही है। और जॉब एनालिसिस, अगर जॉब एनालिसिस का कोई कोर्स हो या जॉब एनालिसिस की कोई सर्टिफिकेशन हो, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है? बीइंग मोहम्मद दानिश साहब, क्या जॉब एनालिसिस पे कोई शो रन करते हैं, कोई प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें स्टूडेंट आपसे मुफीद हो सके? बिल्कुल, एक अपकमिंग इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्यूचर के अंदर किया जा सकता है। जॉब एनालिसिस के ऊपर कोई एक प्रोग्राम भी किया जा सकता है जिसके अंदर जो जॉब एनालिसिस के सारे प्रोसेसेस हैं उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, या इवन उनको टीच किया जा सकता है कि किस तरीके से क्या प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट होते हैं और वो यूज़ होने के बाद आप उसको किस तरह से उसका आउटकम ले सकते हैं। एक ब्रेक से पहले एक दो और चीजें जो आपने मुझे अभी इस पूरे कंटेंट के अंदर लिखवाई, उसके अंदर आपने कहा था इंटरनल एक्विटी और एक्सटर्नल एक्विटी। पहले एक्विटी वर्ड को समझाएं, फिर इंटरनल एक्सटर्नल एक्विटी जो आपने कहा उसको डिफरेंशिएट करें एग्जाम्पल के साथ, ताकि हमारे सुनने वालों को ये पता चल सके कि जब आप ज्यादा पैसे मांगते हैं तो कंपनी कहती है हमारे पास बजट नहीं। तो वो मिन, मीडियन एंड मैक्स आउट, आउटलाइनर जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम आपसे लर्न करना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखें, जब मैंने बात की जॉब इवैल्यूएशन की और वर्थ ऑफ द जॉब की, तो फिर उसके बाद वो इक्विटी आ जाती है कि जी उसकी वर्थ कितनी है। और जब हम बात करते हैं कि इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी, इट्स फॉर द मार्केट एंड इट्स फॉर द इंटरनल कंपनी। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू अप्लाई इन अ मल्टीनेशनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ जॉब, ठीक है जी, एक जॉब ए है उसके लिए वो अप्लाई करता है और उसके बाद उस अपनी एक्सपेक्टेशन बताता है और कहता है कि जी मेरे पास ये मेरी करंट सैलरी ये है और मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी ये है।
कंपनी के पार्ट के ऊपर वो इंटरनल इक्विटी के अंदर आता है, और जो मार्केट में उसकी जो वर्थ होती है, जो जॉब की वैल्यू होती है, वो एक्सटर्नल इक्विटी है। फॉर एग्जांपल सिंपल एक जॉब की जो वर्थ है वो 100,000 मार्केट के अंदर एक वैल्यू है, वो वो उसकी एक्सटर्नल इक्विटी होगी कि 100,000 की उसकी मार्केट के अंदर ये वर्थ है कि वो 100,000 रुपीज़ में उसको हायर कर सकता है कोई भी। अब जब कंपनी हायर करती है वो कहती है कि जी हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ जॉब जो लोग कर रहे हैं वो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी अमाउंट ले रहे हैं, वो इट कुड बी 90,000, इट कुड बी 110,000। तो जब वो इंटरनल किसी को बजट करके और हायर करना चाहते हैं तो दे कम अप विद दी इंटरनल इक्विटी कि हमारी वो आउट तो नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ ऑलरेडी अ पर्सन डूइंग अ जॉब और वो 90,000 ले रहा है, तो कंपनी वुड नॉट वांट टू हायर अ न्यू पर्सन कि जी वो 100,000 या 110,000 ले रहा हो, तो उनकी जो इंटरनल इक्विटी है वो डिस्पैरिटी हो जाएगी। तो सर इसी को एंड करने से पहले एक हमारे पास एक और चीज हमारे पास है, उसमें सैलरी स्ट्रक्चर एंड पे बैंड्स, दोनों में अगर कोई डिफरेंस है वो बताइए, अगर कोई दोनों सिमिलर चीजें वो बताइए। जॉब एवेल्युएशन पे ये चीज कैसे ड्राइव होती है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब हेड ऑफ एचआर या सीएचआर लेवल के लोग बाहर से एक हेवी कंसल्टेंट को हायर करते हैं। मुझे ये लगता है कि ये इंटरनली एक हेड ऑफ एचआर के पास कैपेसिटी होनी चाहिए खुद ये डिजाइन करने की। तो डिजाइन तो बात की बात है, लेकिन अभी बात करते हैं हम सैलरी स्ट्रक्चर पे बैंड्स के हवाले से। ये क्या है और कौन बनाता है, एक्सटर्नल को क्यों हायर करता है, इंटरनल क्यों नहीं कर सकते? सर बिल्कुल, आपने जो अपना स्टार्ट किया था जब हमने इस तरह प्रोग्राम, तो आपने लफ्ज़ यूज़ किया था कि जी कॉम्पेन बैन की नॉलेज क्यों होनी चाहिए हेड ऑफ एचआर बनने के लिए। मोस्टली कंपनीज़ के पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं होती, तो वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट से ये काम करवा रहे होते हैं, बहुत हैवी अमाउंट पे करके ये काम करवा रहे होते हैं, और बहुत पैसे इसके अंदर ठीक ठाक मिल रहे होते हैं। वो वजह यही होती है कि वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती और वो नॉलेज नहीं होती। और हमारे यहाँ भी लोकल मार्केट के अंदर रिवॉर्ड्स और कॉम्पनसेशन बेनिफिट की जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो बहुत कम हैं, बल्कि फ्यू आप गिनती के आप लोग एक दो नाम ले सकते हैं, वही लोग हैं जो वो कर रहे होते हैं काम। जो सैलरी स्ट्रक्चर है, बेसिकली कॉम्पनसेशन बेनिफिट हर कंपनी के अंदर अब काम कर रहा है, एक अलग सेक्शन के तहत काम कर रहा है। जैसे आपने एचआर के जो फंक्शंस 5 आपने एचआर अकाउंट किए थे, अब कॉम्पनसेशन बेनिफिट भी अलग से एक पूरा रिवॉर्ड के नाम से एक फंक्शन काम कर रहा है, जहाँ टोटल रिवॉर्ड्स, उसमें टीआर पूरा कंप्लीट आ जाता है कंप्लीट। तो जब अब टोटल रिवॉर्ड्स वालों के पास वो एक्सपर्टीज़ मौजूद होती है कि जो काम आपने कहा कि जी सैलरी स्ट्रक्चर करें और पे बैंड्स बनाएं, और उसके बाद फिर वो ये सारी इंटरनल इक्विटी एक्सटर्नल इक्विटी चेक करें सैलरी सर्वे के थ्रू, तो डेफिनेटली वो आपको फिर बाहर से कंसल्टेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज फिर आप बाहर से हायर करके पैसे दे के काम करवा ऐसा लगता है कि जितनी एक हेड ऑफ एचआर की सैलरी होती है, एक क्वार्टर की बात करते हैं, क्वार्टर में मैं समझता हूँ वो 10 या 5 दिन में कंसल्टेंट उठा के लेके जाते हैं, और टैक्स अलग से, हाँ टैक्स भी हमें बेयर करने पड़ते हैं। मैंने देखा है, बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और अब मुझे लगता है कि कुछ कंपनियों को समझ लग गई है, समझ आ गई है कि कॉम्पन बैन के अलावा जो एक्सपर्टीज है उसके अलावा हम किसी को हेड ऑफ एचआर बनाना भी नहीं चाहिए। अगर बनाना है तो ये सारी चीजें बेसिक प्रीरेक्विजिट्स उनके पास होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मजीद कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स मैनेजमेंट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ दानिश साहब की कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटेलिजेंट और आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन है। वो लोग जो है इस चैनल को क्विट करेंगे जिनको ये लगता है कि हम कॉम्पन बैन सीख नहीं सकते। लेकिन एक आखिरी चांस आपके लिए, जिसको हम कहते हैं कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो ये पढ़ा रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी लर्निंग जो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देंगे। और मैंने बहुत सारे कॉम्पन बैन की प्रोफेशनल से मुलाकात की है। द वे ही इज प्रेजेंटिंग हिज नॉलेज, आई थिंक इज अ गॉड गिफ्टेड नेचर दैट ही इज बिल्ट इन। और उम्मीद करता हूँ आप इनसे राब्ता करेंगे और आप इस कोर्स में जरूर इनरोल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।